हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए 6000 एमसीक्यूज की सीरीज है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, दिस इज द पार्ट 23 ऑफ दिस सीरीज। ओके, तो इससे पहले 22 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है 6000 एमसीक्यूज के नाम से। ओके, फॉर द रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, ये है इस सीरीज़ का नाम। तो आप इसके प्रीवियस पार्ट्स देख लेना, वहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हमने डिस्कस करे हैं। तो देखिए सीरीज़ सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, स्पेशली रेलवे के लिए। ओके, और जो है मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप, रेलवे का भी है उसमें। ओके, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है, जहाँ से आप इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। भाई क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में कौन सा सही है। इम्यूनोग्लोबुलिन मैंने आपको कही थी 5 होती है टोटल, कितनी 5 GAMED गेम्ड से हमने याद करा था, बिल्कुल याद करा था। तो कह रहे इट कंटेन 2 लाइट चेन, तो इसमें कह रहे कि 2 लाइट चेन होती है, बिल्कुल इसमें जो है 2 लाइट चेन होती है और 2 हैवी चेन होती है। ओके, इट कंटेन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट है, बल्कि तीनों बातें सही लिखी हो तो ऑल हो जाएगा। ट्रू क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट आपकी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्शन ऑफ डिजिटालिस। डिजिटालिस बच्चों आपका किस में आता है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस आता है ना। तो डिजिटालिस से डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन ऑब्टेन होता है। तो डिजिटालिस क्या करता है भाई, इसका ना ये क्या करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको इंक्रीज करा देता है, और जो हार्ट रेट होता है उसको कम करा देता है ना। पॉजिटिव जो है इसका आयनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने का मतलब होता है जो है इसका पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। तो कह रहा है एंटी एमिटिक नहीं है, एनाल्जेसिक नहीं होगा। इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हाँ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराता है भाई, हार्ट रेट को कम करा देगा। तो नेगेटिव तो आयोनोट्रॉपिक नहीं होता, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। बच्चों डिजिटालिस के बारे में याद रखना भैया। ये देखो आपका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का, उसको तो इंक्रीज करा देगा, लेकिन हार्ट रेट को कम करा देता है। तो कोई पेशेंट्स है ब्रैडिकार्डिया वाले जो पेशेंट्स है ना, उनको डिजिटालिस मत देना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हार्ट रेट कम करा रहा है। उस बेचारे बंदे का हार्ट रेट ऑलरेडी कम है, और डिजिटालिस और से कम करा देगा तो क्या ही होगा, है ना। सोच सकते हो आप। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो भाई नेक्स्ट देखो, कैपिंग इन टैबलेट मेनली ड्यू टू। तो भाई कैपिंग आपने पढ़ा, टैबलेट के डिफेक्ट में पढ़ लिया, कैपिंग, लैमिनेशन, मॉटलिंग, चिपिंग, स्टिकिंग, है ना। तो कैपिंग मतलब कि जो टॉप या बॉटम क्राउन टैबलेट होता है वो मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से सेपरेट हो जाएगा। टैबलेट का जैसे आपकी टैबलेट है, उसका टॉप या बॉटम ऑफ द टैबलेट सेपरेट हो जाएगा बच्चों मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से। दिस इज नोन एज कैपिंग, है ना। कैप हट गई है भाई, एक तरीके से ऐसे याद कर लो। तो इसका रीजन क्या है, लेस अपर पंच प्रेशर, पुअर फ्लो एबिलिटी ऑफ ग्रैन्यूल्स, प्रॉपर फॉर्मुलेशन डिजाइन, या एंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन टैबलेट ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो बच्चों एयर एंट्रैप हो जाएगी जब आप उसको कंप्रेस करते हो, टैबलेट को कंप्रेशन के दौरान उसमें एयर अगर एंट्रैप हो गई ना, तो इससे आपकी कौन सी डिफेक्ट देखने को मिलेगा, हमारे बच्चों को कैपिंग वाला डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है डिटेक्टर यूज इन IR। तो मैंने आपको IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई है ना, बिल्कुल पढ़ाई है। तो उसमें मैंने डिटेक्टर बताओ कौन से, थर्मोकपल है, गीगर मूलर काउंटर है बच्चों, PMT फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, या फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। तो FID तो हमने किस में, गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करा था। तो थर्मोकपल्स जो होते हैं ना बच्चों, ऑप्शन ए, है ना। तो इसमें आपका जो है बोलोमीटर आता है ना। डिटेक्टर जो है आपके IR के, गोले सेल आता है एक, गोले सेल, थर्मिस्टर आता है एक, ये थर्मोकपल आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, जैसे ड्रग विद हाई एफिनिटी, भाई इसकी एफिनिटी तो हाई है, रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी तो है इसमें, बट नो एफिकेसी नहीं है, इज ऑल्सो कॉल्ड। इसे क्या कहोगे, एफिनिटी है, एफिकेसी नहीं है। एगोनिस्ट, पार्शल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शल एंटागोनिस्ट। तो ये हमारे एंटागोनिस्ट होते हैं भाई, इनके एफिनिटी तो हाई होती है बट इनकी एफिकेसी नहीं होती। ऑप्शन सी एंटागनिस्ट। जैसा फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ रिपोज, बच्चों एंगल ऑफ रिपोज के लिए क्वेश्चन है ना।
तो बच्चों देखो, फ्लो प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए एंगल ऑफ रिपोज यूज़ किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शंस में देखो बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट बाय रेडियस होता है, या फिर तो थीटा मतलब कि एंगल ऑफ रिपोज होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे आपका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया मेरे बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट बाय रेडियस है ना, हाइट ऊपर आएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल ऑफ रिपोज ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan है ना, इसको इधर ले जाओ है ना इसकी तरफ, और हाइट बाय रेडियस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एंगल ऑफ रिपोज tan इनवर्स हाइट बाय रेडियस, आपको ऑप्शन में ऐसे मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ऑप्शन तो इसका बी हो गया। बाकी देखो एक बात और याद रखना कि भाई अगर हमारा जो एंगल ऑफ रिपोज होता है, थीटा की वैल्यू जो होती है, हमारा जो एंगल ऑफ रिपोज होता है बच्चों, ये होता है लेस देन 30। अगर लेस देन 30 डिग्री होता है तो पाउडर का फ्लो कैसा होगा, गुड फ्लो होगा। और अगर ये मोर देन 40 डिग्री से ज़्यादा होगा तो पुअर फ्लो होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, तो फ्लो प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए एंगल ऑफ रिपोज यूज़ किया जाता है, कार इंडेक्स भी यूज़ करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट देखो, एब्सिसिक एसिड। भाई पहले तो देखो कहाँ पढ़ा है, एब्सिसिक एसिड है क्या, है ना भाई। देखो मैंने आपको प्लांट हार्मोन बताए, 5 बताए, पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, फोर्थ वाला एब्सिसिक एसिड। वही एब्सिसिक एसिड है। प्लांट हार्मोन जो है 5th इथाइलिन। ये तीनों ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ये प्रोमोटर्स है, ग्रोथ को इनिबिट कराते हैं, इनिबिटर्स होते हैं। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड बच्चों मतलब कि ये किस टाइप का है, मोनोटर्पिनोइड, सेस्क्विटर्पिनोइड, डाइटर्पिनोइड, मतलब कि एक टाइप का कैरोटिनोइड है। तो आपको पता लग गया चारों ऑप्शन से है ना कि कैरोटिनोइड स्ट्रक्चर है इसका। तो मतलब कि ये एब्सिसिक एसिड क्या है, मोनोटर्पिन है, सेस्क्विडाई या ट्राइटर्पिन। तो बच्चों सेस्क्विटर्पिन्स मतलब एक टाइप का टर्पिनोइड्स में ये आता है। कैरोटिनोइड्स तो आपके जो होते हैं टेट्राटर्पिन्स जो होते हैं ना, उनको बोलते हो ना। तो एब्सिसिक एसिड किस में आता है आपका, सेस्क्विटर्पिन, जिसमें कि आपकी कितनी जो आइसोप्रीन यूनिट होती है। तो मैंने बताया मोनोटर्पिनोइड्स में 2 आइसोप्रीन यूनिट होती है, सेस्क्वी में कितनी होती है, 3 होती है, डाइटर्पिन्स में 4 आइसोप्रीन यूनिट होती है, ट्राइटर्पिन्स में 6 होती है, टेट्राटर्पिन्स में 8 होती है, और पोलीटर्पिन जिसमें n नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। तो इसका एग्जाम्पल हमारा रबर होता है ना। सारा याद है ना, बिल्कुल याद है, तो ऑप्शन बी हो गया। नहीं, स्टीरॉयड रिसेप्टर कौन से हैं भाई, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, टायरोसिन काइनेज, जीपीसीआर, न्यूक्लियर। तो भाई न्यूक्लियर में आते हैं, ये ध्यान रखना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का मैकेनिज्म बता दो बच्चों। कॉम्पिटिटिव, भाई जो कॉम्पिटिटिव जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, उससे जो हमारा इनिबिटर कंपीट करेगा। ठीक है, और एक्टिव साइट से जाके कंबाइन हो जाएगा, जिससे कि आपका जो ड्रग है वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हो पाएगा। तो बताओ मैकेनिज्म क्या है। बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर टू एक्टिव साइट, बिल्कुल एक्टिव साइट से ही बाइंड होता है। बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर टू साइट अगर अदर देन एक्टिव साइट है, वो तो एलोस्टेरिक में पढ़ते हो भाई, जो आपका एलोस्टेरिक इनिबिशन में आता है, जिसमें एलोस्टेरिक साइट जो होती है अदर देन एक्टिव साइट, जहाँ पर हमारा इनिबिटर बाइंड होता है, वो अलग है। ये मतलब कॉम्पिटिटिव में नहीं होगा, काट दो। बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर टू एंडोजीनियस सबस्ट्रेट। तुम्हारा आंसर बच्चों क्या बन गया, ऑप्शन ए बन गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ साइक्लिक ग्लूकोज। भाई साइक्लिक ग्लूकोज की जो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या है, इन दोनों को एक दूसरे के क्या कहोगे, एपीमर, एनोमर, एनांशियोर, डायस्टियोमर्स। भाई एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर होते हैं। क्या बोलोगे इन्हें, एनोमर बोलेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी एपीमर मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। भाई हमारा जो ग्लूकोज होता है ना बच्चों, तो इसमें जो है हमारे 4 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला होता है कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे किसी भी कंपाउंड के, इसको आप 2:n से निकालते हो। n होता कितने, मतलब कि उसमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। तो हमारे ग्लूकोज भैया के पास तो 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर हो गए, 2:4। इसको सोल्व करके बताओ, 2 × 2 × 2 × 2 है ना। तो कितने हो गए, 16 हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हो गए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, आयोडीन वैल्यू इज यूज्ड फॉर। आयोडीन वैल्यू कहाँ पर किसके लिए यूज करते हो, आयोडीन वैल्यू टू डिटरमाइन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या फिर डबल बॉन्ड सैचुरेटेड। भाई देखो डबल बॉन्ड तो हमारा अनसैचुरेशन का मतलब ही होता है, तो सैचुरेटेड में तो काट ही दो, एसिडिक ग्रुप के लिए नहीं होता ये। तो ये होता है
टू डिटरमाइन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट है ओरल फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑल प्रोपेलेंट। भाई ओरल जो है इसमें एरोसोल्स में सारे सारे प्रोपेलेंट यूज़ करेंगे, एक को छोड़ के। देखो भैया ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दिए हैं, इनको तो यूज़ करोगे, एक्सेप्ट है आपके जो होते हैं ऑप्शन डी, जो ये आइसोब्यूटेन है ना, तो इनको यूज़ नहीं करते, इनको टॉपिकल में यूज़ करते हैं। आइसोब्यूटेन जो हो गया आपके है ना, हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट जो होते हैं, ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट होते हैं, ये हमारे टॉपिकल एरोसोल्स में यूज़ किए जाते हैं। ओरल के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोमीथेन। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटैलिस। अभी हमने देखा कार्डियोग्लाइकोसाइड की ड्रग है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रही है, हार्ट रेट को कम कर रही है। डिजिटैलिस कार्डियोग्लाइकोसाइड, डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई इसका मैकेनिज्म क्या है, इनहिबिट गाबा रीअपटेक इनटू नर्व एंडिंग नाजीना, यहाँ पर इनका काम नहीं है। एसिटाइलकोलिन का रीअपटेक को इनहिबिट नहीं कराएगी, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएच को नहीं कराएगी, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच को इनहिबिट कराएगी मेरे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके चलो भाई नेक्स्ट देखो, स्क्वीजिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी थ्रो द पोर्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज, के पोर्स में से डब्ल्यूबीसीज स्क्वीज हो जाती है, इसे क्या कहोगे, इसके लिए एक टर्म यूज होता है दैट इज नोन एज डायपेडासिस, ऑप्शन डी बी हो जाएगा अपना, है ना। पिनोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस पढ़ते हो भाई, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग होता है, फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग होता है ना। पैसिव डिफ्यूजन एक्टिव डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हो, मोस्टली ड्रग जो होती है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू उनका ट्रांसपोर्ट होता है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, मटेरियल एग्जिबिट करते हैं प्लास्टिक फ्लो, उन्हें क्या कहोगे, शियर थिनर, शियर थिकनर, बिंगम बॉडी या थिक्सोट्रोपिक, है ना। तो ये जो है इसका बच्चों बिंगम बॉडीज, अभी इसके लिए याद कर लो, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेंटली कंटेन म्यूसिलेज आइडेंटिफाई। भाई म्यूसिलेज प्रेजेंट है तो रुदिनियम रेड कलर पिंक कलर देगा, जिस भी ड्रग में म्यूसिलेज होगा वो क्या करेगी, रुदिनियम रेड जो होता है उसके साथ में क्या करेगी, पिंक कलर देगी। तो किस में म्यूसिलेज प्रेजेंट है, ईसबगोल, कैस्केरा, लिकोरिस, एजोवान। भाई हमारा ईसबगोल जो है कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रग है, प्लांटेगो ओवाटा प्लांट जिनेसी फैमिली होती है, इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है बच्चों। तो ये क्या करेगा, रुदिनियम रेड कलर में पिंक कलर भी देगा, याद रखना, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। कैस्केरा एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स मिसाइल अलोरबाब कैस्केरा पढ़ते हो, रेमनस पर्शियन रेमनेसी फैमिली होती है कैस्केरा की, है ना। लिकोरिस मुलेठी ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली से अपनी ग्लाइकोसाइड्स में लिकोरिस आता है। अजवान ट्रैकिस्पर्म अमी इसका सोर्स होता है, अजवान में थाइमोल प्रेजेंट होता है, भाई ध्यान रखना, है ना। ये तो आपका आंसर तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन ए। देखिए सिनोनिम जो है ईसबगोल के बारे में लिखा हुआ है, फ्ली सीड होता है, इंडियन साइलियम, सोर्स क्या है, ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांट, प्लांटेगो वाटा प्लांट जिनेसी फैमिली, इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है, रुदिनियम रेड के साथ में पिंक कलर देगा, है ना। स्वेलिंग फैक्टर होता है इसकी प्योरिटी के लिए, क्राइटेरिया स्वेलिंग फैक्टर होता है ईसबगोल, और ईसबगोल का स्वेलिंग फैक्टर प्लांटेगो ओवाटा जो है हमारा 10 to 14 होता है, इसका जो अडल्टरेंट होता है प्लांटेगो लैंसियोलेटा उसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है बच्चों। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इन ट्राइटर्पिनोइड, अभी तो बताया कि नहीं बताया, ट्राइटर्पिनोइड में कितने आइसोप्रीन यूनिट होते हैं, क्या बताया, मोनो में 2, सेस्क्यू में 3, ट्राई में 6 होंगे, डाई में 4 होंगे, है ना। ट्राई में 6 दे रखे, ऑप्शन सी में बिल्कुल दे रखे, ऑप्शन सी हो गया। तो देख लो मोनो में 2 होंगे, सेस्क्यू में जो है 3 होंगे, डाई में 4, ट्राई में 6, टेट्रा में 8, पेंटा में 10 एंड पोलीटर्पीन्स मतलब कि एन नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, एग्जाम्पल इज रबर। जैसे इन माल्टोज टू ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड एज, माल्टोज में 2 ग्लूकोज यूनिट कैसे जुड़ी होती हैं, माल्टोज मतलब कि इसका मतलब आपको क्या समझ आ रहा है कि माल्टोज, मेरे बच्चों ये समझ में आ रहा है कि भाई माल्टोज हमारा डाइसैकेराइड में आता है ना। सिंपल क्वेश्चन तो यही आ जाएगा, कौन सा डाइसैकेराइड है कौन सा मोनोसैकेराइड है, सिंपल क्वेश्चन तो यही बन गया। लेकिन कुछ एडवांस आएगा तो क्या आएगा कि भाई माल्टोज में, अब ये भी पता है कि आपको डाइसैकेराइड में क्या है, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं, भाई लैक्टोज में ग्लूकोज साथ गैलेक्टोज होता है, फ्रक्टोज सुक्रोज जो होता है उसमें ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज होता है, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं 2 ग्लूकोज यूनिट्स। अब इसमें पूछ लिया कौन सा मतलब कि लिंकेज है, तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनमें जो जैसे कि आपके मोनोमर्स जुड़ते हैं तो इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये तो मेरे बच्चों को पता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है।
तो माल्टोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है? अल्फा 1,4 बीटा अल्फा 1,6 बीटा 1,4 या अल्फा 1,1? तो माल्टोज में बच्चों अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। देखिए दो ग्लूकोज है, दोनों अल्फा ग्लूकोज आपके जुड़े होते हैं माल्टोज में, है ना। अल्फा 1,4 ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है माल्टोज में। ठीक है बच्चों, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो बच्चों ऑप्शन जो है ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अमीनो एसिड्स के बारे में कौन सा सही नहीं है? नॉट ट्रू अबाउट अमीनो एसिड, कह रहे अमीनो एसिड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर में सोल्यूबल होते हैं। दिस आर इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, इथेनॉल, बेंजीन में इनसोल्यूबल होते हैं। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अमीनो एसिड पोजेस एसिमेट्रिक कार्बन एंड ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बताओ कौन सा गलत है अमीनो एसिड के बारे में? देखो सोल्यूबल है पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, बिल्कुल सही है। इनसोल्यूबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, इथेनॉल, ये भी सही लिखा हुआ है। कह रहे ग्लाइसिन को छोड़ के सारे के सारे अमीनो एसिड पोजेस एसिमेट्रिक कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सारे के सारे अमीनो एसिड ग्लाइसिन को छोड़ के। तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है मेरे बच्चों, ध्यान से पढ़ो। नॉट ट्रू पूछा है तो ग्लाइसिन, अभी तो इन्होंने कहा कि भाई ग्लाइसिन को छोड़ के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, अब ये कह रहे जो ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है, तो ये भी सही लिखा हुआ है ना। तो इसमें तो हमारी सारी स्टेटमेंट सही है। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली, अब इसमें ना ये एक्टिव लिखना था, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया भाई, है ना। तो ये आना था, इसमें ये था कि ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड, तब होता नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आ जाता। ठीक है, तो इसमें ऐसे था, ये थोड़ा सा ये ऑप्शन में इसमें गलत हो गया। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ग्लाइसिन तो हमें पता है कि भाई इसमें कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड में ग्लाइसिन आता है। ठीक है, तो नॉट ट्रू गलत कौन सा है? ये ऑप्शन डी वाला गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन क्रोमोसोम्स और डीएनए किसमें प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है भाई। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माइसीनिया ग्रेविस इज कोज्ड बाय, माइसीनिया ग्रेविस जो है ऑटो इम्यून डिजीज जो है माइसीनिया ग्रेविस, ये किससे कोज होगा? तो इसमें क्या होता है भाई? डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलेट कार्टिलेज एंड एल्काइलोसिस ऑफ जॉइंट्स, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज दैट ब्लॉक एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कराते हैं, बिल्कुल सही है। एट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे सही है, जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है ना, इसमें यही तो होता है। तो बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी कह रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विच डिस्ट्रक्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइलकोलाइट न्यूरोनल जंक्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, डेफिशिएंसी नहीं होती, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करा देती है, एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हो? इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक जो होते हैं ना हमारे, जैसे कि एंटीकोलिनास्टेजेस दिए जाते हैं, जैसे कि आपका नियोस्टिग्मिन होता है ना, पायरोस्टिग्मिन होता है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, 2 अमाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन 2 अमाइड बॉन्ड। तो हमने देखा भाई हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, तो अमीनो एसिड्स हैं, तो 2 अमीनो एसिड्स के बच्चे मतलब कि 2 अमीनो एसिड के बीच में तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, CONH ऐसे बनता है ना, और तो एक ये CONH फिर से बन गया। ठीक है, तो कह रहे 2 अमाइड बॉन्ड बन गया आपके। अब कितने अमीनो एसिड यूज करें आपने? 1 2 3 अमीनो एसिड यूज कर लिए भाई हमने। तो कह रहे 2 अमाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मोनोपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, ब्यूटापेप्टाइड। तो ट्राईपेप्टाइड में हो जाएंगे 2 अमाइड बॉन्ड, है ना। नेक्स्ट है बफर कैपेसिटीज को और क्या कहोगे? बफर एफिशिएंसी, बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू। तो बफर कैपेसिटी के लिए तीनों ही टर्म यूज करी जाती है, बफर एफिशिएंसी, बफर वैल्यू, बफर इंडेक्स। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए बफर टू pH चेंज इज रेफर टू एज, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बफर टू pH चेंज, बफर क्या करते हैं? रजिस्ट करते हैं pH चेंज को। तो इसको अगर क्वांटिटेटिव वे में देखें ना, कितना मतलब कि रजिस्ट कर रहे हैं ना, है ना, तो उसे कहते हैं क्या? ये होता है ऑप्शन देखो, बफर कैपेसिटी एफिशिएंसी बोथ है नन, तो इसे कहते हो भी बफर कैपेसिटी। और बफर कैपेसिटी को आपने देखा भी बफर एफिशिएंसी भी कहते हो, बफर इंडेक्स भी, बफर वैल्यू भी, है ना। नेक्स्ट है मुझे तो फॉलोइंग कम्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? बच्चों बता दो, माइक्रो न्यूट्रिएंट में
तो हमारे जैसे भैया आयरन आ जाएगा, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है, जिंक है ना, और आपका जो है ये बहुत सारे हैं, फ्लोराइड है, सेलेनियम होता है, ये सारे माइक्रो में आते हैं। इसमें जैसे कि हमारा दिया हुआ है कौन सा, हाँ कोबाल्ट भी माइक्रो में आता है। तो कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, तो कोबाल्ट आ जाएगा माइक्रो में, बाकी कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये सारे जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं ना। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया आपका, पोटाशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिमर ऑफ ग्लूकोज। तो मैंने आपको बताया था, देखिए ग्लूकोज जो होता है हमारा, इसके एपिमर देखो, एक तो इसका गैलेक्टोज होता है जो ग्लूकोज का एपिमर होता है, एक मैनोज होता है जो ग्लूकोज का एपिमर होता है ना। एपिमर जो होते हैं ना बच्चों, जो एनोमेरिक कार्बन के अलावा दूसरे कार्बन पर जो है इनका स्ट्रक्चर डिफर करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो बच्चों C4 एपिमर होते हैं। 4th नंबर के कार्बन पे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखोगे और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो 4th नंबर पे कार्बन पे इनका स्ट्रक्चर डिफर करता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 एपिमर है, ग्लूकोज और मैनोज C2 एपिमर होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो एपिमर कौन सा है, इसमें से हमारा गैलेक्टोज दिया हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हमारे कौन से होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से, एक्टिन और मायोसिन, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। चलो भैया नेक्स्ट है सिरामिडेज डेफिशिएंसी कोज। तो सिरामिडेज की डेफिशिएंसी से क्या होता है ये आप लोगों ने बताना है। फार्बर डिजीज, नीमन पिक डिजीज, तो स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी से नीमन पिक डिजीज होता है। फेब्रा या क्रैबे, तो देखो आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फार्बर डिजीज। बाकी फेब्राई डिजीज जो होता है, फेब्राई डिजीज ये अल्फा गैलेक्टोसिडेज की डेफिशिएंसी होता है, अल्फा गैलेक्टोसिडेज की, और बीटा गैलेक्टोसिडेज की डेफिशिएंसी से क्रैबे डिजीज होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ओके, जैसे नाइट्राइट आर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, एजिटोबैक्टर, तो ये नाइट्रोबैक्टर होते हैं बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर, है ना। तो देखिए नाइट्रिफिकेशन इज इन नेचर इज अ 2 स्टेप ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अमोनिया से नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट बनता है। अमोनिया से जब बनेगा भाई ऑक्सीडाइज होगा अमोनिया नाइट्राइट में, नाइट्रोसोमोनास आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट इन सॉइल, ठीक है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोलोबस भी होते हैं, और जो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है वहाँ पर नाइट्रोबैक्टर आएगा। जैसे डीऑक्सी शुगर ऑफ डिजिटैलिस इज आइडेंटिफाइड बाय, तो देखो डिजिटैलिस का जो डीऑक्सी शुगर है डिजिटैलिस में, है ना, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है डिजिटैलिस, इसका डीऑक्सी शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए देखो बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट दोनों कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए है, किलर किलियानी भी, लेकिन डीऑक्सी शुगर की बात हो रही है, किलर किलियानी टेस्ट आएगा मेरे बच्चों, बोन ट्रैगर टेस्ट तो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, इसको तो काट दो क्योंकि ग्लाइकोसाइड के लिए है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए। हमारी बात हो रही है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की, देखो वैसे तो बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट भी तो, लेकिन आपको स्पेसिफिकली पूछा है कि डीऑक्सी शुगर के लिए, तो ऑप्शन डी हम राइट करेंगे, किलर किलियानी टेस्ट। डैश फाइबर गिव ब्लैक पीपीटी विद लेड एसिटेट एंड कोस्टिक सोडा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर, तो इनमें से ना किसमें सल्फर प्रेजेंट है, तो सल्फर की वजह से क्या करेंगे ब्लैक पीपीटी देते हैं लेड एसिटेट और कोस्टिक सोडा के साथ में। कॉटन देगा, वूल देगा, रेयन देगा, सिल्क देगा, तो भाई हमारा वूल में सल्फर प्रेजेंट है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। वूल जो होता है वो लेड एसिटेट के साथ में जो है ब्लैक पीपीटी देगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर। वूल का सोर्स है ओविस आयरिस बोविडी, केमिकल टेस्ट में कह रहे हैं lead acetate is added to solution of wool in coaster, black ppt is formed owing to high sulfur content, है ना। तो ये डिस्टिंक्शन है सिल्क के से, तो सिल्क में ये टेस्ट पॉजिटिव है तो सिल्क में सल्फर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वूल कंटेन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन केराटिन, केराटिन इज रिच इन अमीनो एसिड सिस्टीन, विच इज द यूज ऑफ आंवला वन ऑफ द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, है ना। आंवला बच्चों किस में आता है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आता है। तो हम टैनिन से पढ़ते हैं, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं, कंडेंस्ड टैनिन्स होते हैं, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आंवला आता है। तो आंवला का यूज़ बताना है ना। तो एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन, डायूरेटिक, लैक्सेटिव, कार्डियोटोनिक, हाइपरटेंसिव, एस्ट्रिंजेंट, स्टोमैकिक, परगेटिव, तो आंवला जो है हमारा डायूरेटिक हो जाएगा और लैक्सेटिव हो जाएगा, ऑप्शन 2 है ना।
तो आपके टैनिन्स की ड्रग को के यूज़ लिखे हुए हैं। टैनिक एसिड का यूज़ है एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन। अर्जुना का यूज़ कार्डियोटोनिक होता है, अर्जुना हाइपरटेंसिव होता है। मायरोबैलन का यूज़ है एस्ट्रिंजेंट, स्टोमैकिक और परगेटिव होता है। आंवला का यूज़ डायूरेटिक लैक्सेटिव इंग्रेडिएंट होता है त्रिफला और च्यवनप्राश का। बहेरा का यूज़ है एस्ट्रिंजेंट। भाई टैनिन्स एस्ट्रिंजेंट तो होते ही है ना, टैनिन्स है तो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी तो रखेंगे ही, है ना। इंग्रेडिएंट त्रिफला चूर्ण में, देखो त्रिफला चूर्ण में आपका आंवला होता है, बहेरा भी होता है, ठीक है। फिर अशोका जो है ये यूटेराइन टॉनिक और ऑक्सीटोसिक होता है ना। टैनिन्स में हमारा कार्डियोटोनिक में तो अर्जुना आ गया और ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी रखता है अशोका बार्क। टीरोकार्पस, जो टीरोकार्पस मार्सुपियम पढ़ते हो, ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है, पावरफुल एस्ट्रिंजेंट तो है ही क्योंकि टैनिन्स है। ब्लैक कैटेचू जो है एस्ट्रिंजेंट फॉर बॉयल्स, स्किन इरप्शंस, मेनली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। पेल कैटेचू एस्ट्रिंजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। नेक्स्ट है विच अडल्ट्रेशन इज मोर कॉमन इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग लाइक फेनल, क्लोव, कोरिएंडर, कैरावे के लिए कौन सी टाइप की अडल्ट्रेशन मोर कॉमन है? तो बच्चों ऑप्शन देख लो, तो इसमें होता है सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग होता है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है द आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंसिडर्ड एज, है ना। तो जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइसोलेट करना, प्योरीफाई करना, आइडेंटिफाई करना, इसे किस सब ये सब क्या कहोगे? इसे फिजिकल इवैल्यूएशन में आता है। भाई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हो आप, है ना। तो फिजिकल इवैल्यूएशन है, मॉर्फोलॉजिकल है, माइक्रोस्कोपिकल है या केमिकल? तो भाई जब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की बात हो गई तो केमिकल इवैल्यूएशन हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल करेक्टर ऑफ द प्लांट। प्लांट के ना एक्सटर्नल करेक्टर को देख के भाई उसका जो कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, भाई है ना। तो एक्सटर्नल करेक्टर को देख के जब आप उसको क्लासिफाई करते हो तो कौन सा क्लासिफिकेशन है ये? मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल, अल्फ़ाबेटिकल। सिंपल है भाई, हमारा मॉर्फोलॉजी को देख के कर रहे हैं हम, उसको बाहर अपीयरेंस देख के, है ना, मॉर्फोलॉजी से। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। फिर आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टैनिक एसिड। भाई टैनिक एसिड का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? चिबोलिक एसिड, गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज, इलाजिक एसिड एंड बीटा सिटोस्टिरोल या विटामिन सी एंड फाइलम्बिन। तो टैनिक एसिड के में क्या होगा? गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज होगा ऑप्शन 2। जैसे विच ड्रग इज मेनली यूज एज यूटेराइन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक। तो अभी हमने यूज़ देखे टैनिन के ड्रग के, तो हमने जो अर्जुना था, है ना, और अशोका 2 बार थी। अर्जुना तो हमारा क्या होता है? कार्डियोटोनिक होता है। अशोका हमारा यूटेराइन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक आ रहा था। तो इसमें देखो आपको अर्जुना दिया है, टैनिक एसिड, बहेरा या अशोका, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अशोका बार्क, है ना। तो ये वही अभी हमने देख ली सारे यूज। नेक्स्ट है फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टेंट इज प्रिंसिपली प्रेजेंट इन असाफोइटिडा। असाफोइटिडा बच्चा जो होता है फिरूला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली होता है। असाफोइटिडा का सिनोनिम डेविल्स डंग होता है ना, और ये कार्बोनेटिव होता है और फिरूलिक एसिड प्रेजेंट है इसमें। तो यही पूछा हुआ है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है फिरूलिक एसिड होता है। बोसवेलिक एसिड बोसवेलिया सिराटा में होता है बोसवेलिक एसिड, है ना। स्टाइरिन कैप्सेसिन कैप्सिकम में होता है। नेक्स्ट कैस्ट्रोल मेनली कंटेन विच पोलर लॉन्ग चेन फैटी एसिड। रिसिनोलिक एसिड, लिनोलिक, एरेकिडोनिक, स्टेरिक। कैस्ट्रोल में रिसिनोलिक एसिड होता है बच्चों, ऑप्शन ए। रिसिनस ऑयल होता है कैस्ट्रोल का सोर्स। रिसिनस ऑयल रिसिनस कम्युनिस होता है। रिसिनस ऑयल तो इसका सिनोनिम है, यूफोरबिएसी फैमिली है। नेक्स्ट है साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर। तो साइक्लोन सेपरेटर किसके लिए यूज़ करोगे भाई? सेपरेशन के लिए ना। तो ऑप्शन डी सिंपल हो जाएगा, साइज सेपरेशन, है ना। जैसे टाइप बी जेलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताना है तो टाइप ए का कितना होता है, टाइप बी का, दोनों को आपको पता होना चाहिए। टाइप ए का होता है कितना, 9 होता है। टाइप बी का होता है 4.7, है ना, और टाइप ए का कितना होता है 9। नेक्स्ट है IP 2014 इनकॉर्पोरेट से। तो इसमें कितने मोनोग्राफ इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं? IP 2014 जो है ना, तो इसमें आपका जो है ये है 2550 मोनोग्राफ। ओके। नेक्स्ट है ड्रग स्टोर्ड इन कूल टेम्परेचर आर स्टोर्ड एट, ठीक है। तो कूल टेम्परेचर की बात हो रही है, अबव 40 डिग्री सेल्सियस, 30 to 40, 2 to 8 या 8 to 25। तो कूल के लिए है तो ऑप्शन डी 8 to 25 डिग्री हो गया। और अगर कोल्ड के लिए होता, कोल्ड के लिए तो 2 to 8 डिग्री हो जाता। ओके। नेक्स्ट तो दे भी रखा है कोल्ड के लिए 2 से 8, कूल के लिए 8 to 25। रूम टेम्परेचर वर्किंग एरिया, वार्म 30 to 40, एक्सेसिव हीट अबव 40। जैसे मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX। भाई RX आपका सुपरस्क्रिप्शन में आता है ना। सुपरस्क्रिप्शन में RX का मतलब टेक दो, यू टेक आप लोग पढ़ते हो, तो टेक दो आपको ऑप्शन ए में दिया। बाकी व्हेन नेसेसरी, एट बेड टाइम और असोमनी होता है ना, ऑप्शन ए सही है ना। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कौन सा है? BP, BPC, IP, मार्टिनडेल होता है भाई एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ऑप्शन 4 हो जाएगा मार्टिनडेल। नेक्स्ट है कैलामाइन लोशन इज एन एग्जांपल फॉर। कैलामाइन लोशन किसका एग्जांपल है? सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सोल्यूबल, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड गैस।
फेज ऑफ मिक्सिंग, तो कैलामाइन लोशन आता है आपका सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग में। जैसे इन प्रिस्क्रिप्शन RX इज एन अब्रिविएशन ऑफ द लैटिन रेसिप, तो वही RX का मीनिंग टेक 2, यू टेक 2 टेक, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर व्हेन मेंथोल एंड कैम्फर आर ट्राइट्रेटेड टुगेदर, फिजिकल केमिकल थेरेपेटिक या ओल। तो भैया जो है देखो मैंने फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आपको बताया है ना, इमिसिबिलिटी, इंसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन और लिक्विफैक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है इमिसिबिलिटी, इंसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफैक्शन ना। तो कह रहे व्हेन सर्टेन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स को मिक्स करोगे टुगेदर में लिक्विड सॉलिड मास जिसे यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं वो बनता है। This occurs due to lowering of melting point of mixture to below room temperature. The medicaments showing this type of behavior are camphor, menthol, thymol, phenol, chlorhydrate and aspirin. जैसे ग्लैट कोटर इज अ टाइप ऑफ डैश कोटिंग सिस्टम। तो ग्लैट कोटर किस में आता है भाई, एयर सस्पेंशन में, परफोरेटेड पैन में, कन्वेंशनल पैन या फ्लूइडाइज्ड बेड। तो परफोरेटेड पैन में आता है बच्चों, ऑप्शन 2। ओके ठीक है बच्चों। तो अभी ये क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा तरह आप लोग देते ही हो ना। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वेव नंबर, तो मैंने आपको वेव नंबर बता रखा है, वेव नंबर है ना, याद है ना, वेव नंबर, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी सारा बताया है। यूवी वाला वीडियो अगर ना समझ आए तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का वीडियो है उसमें देख लेना। तो मीटर, मीटर इनवर्स, सेकंड है सेकंड इनवर्स, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।